हेलो व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आपका आज की नई क्लास नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। इससे संबंधित जो इसका पहले का चैप्टर मैंने शुरू कर दिया था कि यानी कि भू संतुलन। कौन सा चैप्टर चल रहा था अपने? भू संतुलन। क्या होता है भू संतुलन? आप अच्छे से जानते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। भू यानी पृथ्वी, संतुलन यानी उसका किस प्रकार संतुलन बना हुआ है। तो यानी कि पृथ्वी अपना संतुलन किस प्रकार बनाए हुए है। इसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक सबसे ऊंचा भाग कौन सा हमारा पृथ्वी का, तो माउंट एवरेस्ट है। कितना है? 8,848 मीटर, ठीक है ना। और एक सबसे गहरा स्थान भी है जो मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ा गर्त है ये, लगभग कितना गहरा है? तो 11 किलोमीटर। कहाँ पर है सर गुरुजी, ये पूछोगे आप मुझे। तो कहां पर है? प्रशांत महासागर में स्थित है। तो प्रशांत महासागर में विश्व का या हमारे पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना ट्रेंच स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। और विश्व का या हमारे पृथ्वी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो माउंट आबू है, सॉरी माउंट एवरेस्ट है। माउंट आबू तो अपने यहाँ पे कहां पर? सिरोही में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट वो कितना है? 8,848। तो ये जो ऊंचा भाग है और ये नीचा भाग है, क्या ऐसा है लॉजिक कि इस इतना ऊंचा भाग होने की वजह से होते हुए भी और इतना गहरा भाग होते हुए भी पृथ्वी ने अपना संतुलन प्रॉपर रूप में बनाए रखा है, यानी भू संतुलन बराबर है। अभी भू संतुलन चल रहा है भी, फिर अगला आपका चैप्टर आएगा भू संचरण। संचरण होता है मूवमेंट्स, तो वो अगला नेक्स्ट चैप्टर अपने बाद में देखेंगे। अब तो भू संतुलन से मैंने बोला आपको कि बहुत सारे भूगोलवेत्ता हुए, बहुत सारी मेंटेलिटी है, भूगोल परिकल्पनाओं का विषय मैं आपको बार बार बोलता चलता हूं। तो देखें, आज कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ लॉजिकल समझने की कोशिश करेंगे किस तरह भू संतुलन है, यानी कि जो पर्वत या पठार या मैदान है वो किस प्रकार है, और जो बेसिन है, गर्त है, वो किस प्रकार है। अपने दोनों को स्टेबल करके पृथ्वी किस प्रकार रहती है, ऊंचाई को भी और गहराई को भी मेंटेन करके पृथ्वी अपना संतुलन यानी भू संतुलन कैसे स्थापित करती है। इससे संबंधित दो परिकल्पना आपको पढ़नी होगी। एक जॉर्ज एरी की है, दूसरी प्राट महोदय की परिकल्पना। आज हम जॉर्ज एरी, जिनका पूरा नाम सर जॉर्ज एरी, उनकी परिकल्पना को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें ज्यादा कुछ लिखने का है नहीं। आप मैं जो इसमें बताऊं वो अपनी भाषा में लिख सकते हैं, वही आप एग्जाम में लिख के आ जाओगे तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे पूरे नंबर मिलेंगे। तो अब शुरू करने से पहले देखते हैं कि क्या है, क्यों है। वो तो मैं बता चुका हूं। भू संतुलन पृथ्वी का अपने आप में संतुलन, या जो ऊंचे मैदान पठार वगैरह हैं उसमें, और गर्तों का जो एक स्टेटमेंट संतुलन बैठा हुआ है वो कैसे है। तो उससे संबंधित प्राट महोदय ने, सॉरी एरी महोदय ने, सर जॉर्ज एरी महोदय ने एक वो किया, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या है कि देखें, अब कुछ भी चीज प्रमाणित करने के लिए उसका एक्सपेरिमेंट या उसका थ्योरिकल होना जरूरी है, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो जो प्राट महोदय, सॉरी एरी महोदय, उन्होंने क्या किया कि जैसे कि ये एक कंटेनर लिया। क्या लिया? एक कंटेनर लिया। उसके अंतर्गत क्या भर दिया? जल भर दिया। क्या भर दिया? जल भर दिया। फिर क्या करा उन्होंने? इस जल के अंतर्गत एक समान घनत्व वाले काष्ठ के टुकड़े, लकड़ी के टुकड़े डाल दिए। लकड़ी के भी डाल सकते हो, लोहे के भी डाल सकते हो, कैसे क्या है और अलग अलग मैं उदाहरण दे सकता हूं, मैं समझाने की कोशिश और अलग करूंगा। ये जो थ्योरिकल उन्होंने दिया है वो बता रहा हूं मैं, जो उन्होंने दिया। किसने दिया है? सर जॉर्ज एरी की संकल्पना पढ़ रहे अपन। कौन से, किसके लिए? भू संतुलन की। भू संतुलन की परिकल्पना किसने दी? तो सर जॉर्ज एरी और प्राट महोदय ने। दो महोदय हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे तो बहुत सारे मैं आपको बोलता चला हूं बार बार। तो देखो उन्होंने क्या किया, सिंपली, इसमें कोई ज्यादा डीपली या गहन अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको प्रैक्टिकली इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको समझे, उसको देखें। पहला काम क्या किया उन्होंने? कंटेनर लिया, यानी एक बर्तन लिया, उसमें क्या भर दिया? पानी भर दिया। यहां तक, इस लेवल तक पानी भर दिया, ठीक है सर, भर दिया पानी। फिर क्या किया उन्होंने? समान घनत्व वाले काष्ठ के टुकड़े। अब ये समान घनत्व क्या होता है? जैसे ये एक समान घनत्व का, ये 50 ग्राम का है, फिर ये थोड़ा उससे बड़ा, ये 100 ग्राम का है। तो ये अलग अलग समान घनत्व वाले अलग अलग टुकड़े उन्होंने काष्ठ के टुकड़े लिए, लोहे के भी टुकड़े ले सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ 5-7 काष्ठ के टुकड़े अलग अलग घनत्व वाले, अलग अलग घनत्व मतलब वो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिए।
तो ये जो एक ये है, ये पूरा एक समान घनत्व वाला, फिर ये एक और है, ये भी समान घनत्व वाला, अलग अलग टुकड़े अलग अलग समान घनत्व वाले लिए। फिर क्या किया, उसको इस पानी में डुबो दिया। फिर क्या किया, उसको इन टुकड़ों को इस जल में, इस कंटेनर में डुबो दिया। ठीक है, हाँ सर डुबो दिया, फिर क्या हुआ, गए अंदर? नहीं गए अंदर। क्यों नहीं गए अंदर? जब आप इसको समझे, जैसे कि अगर मैं आपको चलो कहीं घुमा के लाता हूं, ये कोई महासागर है, उसमें यहां तक जल भरा हुआ है। ठीक है, ये जल भरा हुआ है। अब सर आपने बोटिंग की है? हाँ मैंने की है बोटिंग। बोटिंग क्या होता है? नाव में घूमना। चलो नाव बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ इस प्रकार से होती है नाव। ठीक है, एक आदमी यहां बैठता है जो उसको कंट्रोल करता है। कुछ मोटर वाली नाव होती है, कुछ वो डायरेक्ट हाथ से चलाने वाली नाव होती है। बैठे होंगे कहीं ना कहीं, नाव देखी होगी कहीं ना कहीं, घूमे होंगे कहीं ना कहीं नाव में बैठ के। आप जरूर नहीं घूमे तो बांसवाड़ा में भी चलने लग गई है, आ जाना, कागदी में घुमा दूंगा आपको। ठीक है ना। तो देखें, तो जो आपने नाव में देखा होगा, या नाव में तो अधिकतर वैसे तो हर स्टूडेंट बैठा ही होगा, बाय चांस नहीं बैठा हो तो आपने थोड़ा लॉजिक देखें। खड़ी नाव भी देखी होगी, पानी में पड़ी हुई वो तो देखी होगी, बैठे नहीं तो क्या हुआ। आपने देखा होगा कि जो नाव है उसका कुछ भाग, यानी देखो एक और बार इधर बना रहा हूं मैं नाव, यानी जो नाव है इसका ये इतना इतना भाग तो कहां रहता है? बाहर। और ये जो इतना इतना भाग है वो कहां रहता है? जल में। यानी कि कुछ उसका भाग ऊपर, पानी के ऊपर रहता है, और उसका अधिक भाग, अब आप नोटिस करोगे कि जो उसका नीचे का भाग है, यानी कि 50% अबव भाग, 80% भाग कहां पर रहता है? तो जल के अंतर्गत रहता है। तभी वो स्टेबल रहती है, उस पानी पर तैर सकती है। वरना ये अगर स्टेबिलिटी नहीं होती, ये संतुलन नहीं होता, तो वो नाव अंदर डूब जाती है, अपने बैठे और अंदर सीधे महासागर के गर्त में, क्या पता कहां जाते। पर नहीं जाते हम। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इसी के ऊपर ये थ्योरी काम करती है। यही भूसंतुलन की थ्योरी काम करती है। कैसे करती है? कि जो भी भाग है, जो भी वस्तु है, वो अपने से 9 गुना नीचे, 9 गुना नीचे होती है, यानी धसी हुई होती है, या आंतरिक रूप में होती है। जो भी भाग है उसका 9वां भाग कहां होगा? अंदर गर्त में। यानी कि जो ये पूरी नाव है, इसका 9वां भाग कहां है? इसका 9वां भाग कहां है? तो नीचे जल के अंतर्गत है, इसीलिए स्टेबल है, इसलिए ये पानी के ऊपर तैर सकती है। अब इधर आओ, ये नाव से समझे। अब इन नाव को समझो कि ये जो धातु के जो टुकड़े हैं समान घनत्व वाले, ये नाव है। अब इनको भी अपनों किसने डाल दिया भाई? सर जॉर्ज एरी ने पानी में डाल दिया। फिर क्या करा? अब देखा उन्होंने कि जो वो टुकड़े हैं पानी के अंदर पूरे नहीं डूबे, पानी के अंदर पूरे नहीं डूबे। तो सर कितने डूबे? एक बार आप थोड़ा नोटिस करो, देखो यहां से ये वाला भाग, देखो ये जो भाग दिख रहा है ना आपको, ये इतना भाग ये जल के अंतर्गत आता है। ये कहां पर है? जल के अंतर्गत। और ये जो इतना भाग जो दिख रहा है आपको, ये कहां है? बाहर, यानी जल के अंतर्गत डूबा हुआ नहीं है। अब आप, अगर मैं इस एक टुकड़े को बाहर निकालूं, जैसे कि मान लीजिए 2 नंबर वाले को बाहर निकाला, ठीक है, तो अब देखो आप इसको थोड़ा ध्यान से, ये मैंने बाहर निकाल दिया। अब इसमें यहां तक तो क्या है? जल, और यहां क्या है? बाहरी भाग। तो अब आप नोटिस करो, इसका 9वां भाग कहां पर है? जल के अंतर्गत डूबा हुआ है, जल के अंतर्गत डूबा हुआ है। यानी अब उस धातु का या उस वस्तु का घनत्व तो समान है, यानी डेंसिटी तो समान है, लेकिन उसकी गहराई के आधार पर देखो यार, उसकी सीधी सी मैं अगर आपको उनकी परिभाषा बता दूं सर जॉर्ज एरी की, तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, सीधे समझ आ जाएगा। विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर है, घनत्व क्या है? बराबर है, तथा उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है, उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है। देखो सभी के घनत्व अलग अलग है पर समान है, लेकिन उनकी गहराई में अंतर पाया जा रहा है। देखो ये इतना ऊपर है तो उससे ज्यादा नीचे है, ये थोड़ा बहुत बाहर है तो उससे 9, यानी कि अगर मैं सीधी सी बात बताऊं तो जो ये नाव डूबी हुई है, ये जल में उसका 9वां भाग डूबा हुआ है, जल में उसका 9वां भाग डूबा हुआ है। देखो एक और अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं, देखो ये मान लीजिए भाई साहब हमारा कौन है?
हिमालय पर्वत यहाँ से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है 8,848 मीटर। ठीक है, अब 8,848 मीटर जाता है तो सर ये गहराई में कितना है, ये अंदर कितना धंसा हुआ है, जो इतनी जड़ें मजबूत है इसकी, ये आसमान में टिका हुआ है। तो अब सीधा सा इनके अनुसार 8,848 इंटू 9 इजिकल टू कितना होता है 79627, कितना होता है 79627 मीटर, 63 मीटर, एक सेकेंड, 63 मीटर, 79632 मीटर। कितना गहरा है 79,632 मीटर ही लिखना भी, किलोमीटर मत कर देना, ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर में हमारा आंकड़ा, ठीक है, तो इसलिए इसको भी मीटर में ही काउंट करेंगे। तो लगभग ये 8 किलोमीटर हुआ। ये कितना किलोमीटर, ये मतलब ये मान लो चलो ज्यादा अगर मैं हिमालय की बात करूं तो कितना ऊंचा है 9 किलोमीटर, कितना है 9 किलोमीटर, कितना ऊंचा है 9 मीटर, लगभग माना मैंने 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर। अब इसमें 9 का नमे तो लगभग ये मान लीजिए भाई 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, यानी कि जो ये हिमालय पर्वत हमें बाहर यानी कि आकाश में गगनचुंबी इमारत माउंट एवरेस्ट 8,848 ऊंचा इतना पर्वत है, वो गहराई में कितना गहरा है, इनके अनुसार वो लगभग 80 किलोमीटर भूगर्भ में उसकी जड़ें पहुंची हुई, उसकी चट्टानें पहुंची हुई। अब सोच लो आप कितना गहरा होगा ये। तो इस प्रकार उन्होंने उन्होंने इसी प्रकार फिर क्या किया, लकड़ी के स्थान पर धातु के जो घनत्व वाले धातु के टुकड़े डाल दिए, फिर कभी लोहे के टुकड़े डाले, अलग अलग घनत्व के, समान आकार के नहीं डाले हैं, अलग अलग घनत्व के एक जैसे, फिर उन्होंने वो भी डाले। तो वो भी ये प्रतिक्रिया करते हैं कि गहराई में अधिक चले जाते हैं, ऊपर कम अधिक होते हैं। तो आप देखो कुछ भी चीज, एक बॉल लेना, कौन सी बॉल, टेनिस की बॉल, रबर की बॉल, उसको पानी में डालना, ठीक है ना, उसको पानी में डाल देना, आपका कोई भी टब वगैरह लेके उसमें डालना, आप देखोगे कि उसका कुछ भाग ऊपर होगा ना, अधिकतर भाग नीचे पानी के अंतर्गत चला जाता है। तो यही नियम किसने कहा है कि जॉर्ज एरी ने, विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में अंतर पाया जाता है, यानी कि गहराई अलग अलग हो सकती है लेकिन उनका घनत्व बराबर होता है। तो इस प्रकार उन्होंने अब ये तो बात बोल दी कि जो भी वस्तु ऊपर है उससे 9 गुना नीचे है, 9वां भाग नीचे है, ये बात हो गई। अब उन्होंने एक बात यह भी कही कि जो सियाल सीमा नीफे हमारी 3 परतें हैं, कितनी है 3 परतें, कौन कौन सी, सियाल सीमा नीफे, सर कौन सी परतें हैं ये है हमारे भूगर्भ की परतें। किसकी परतें हैं, भूगर्भ की परतें। कितनी परतें हैं 3, सियाल, दूसरी सीमा, तीसरी नीफे। कितनी परतें, 3 परतें। तो उनके अनुसार, जॉर्ज एरी के अनुसार, जो सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है, जो सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है, यानी कि जो सीमा परत है वहां पर क्या कहते हैं उसको, ज्वालामुखी से संबंधित लावा इकट्ठा है, कहां पर, सीमा में, और ये तरल अवस्था में बताया उन्होंने कि ये जो भाग है वो तरल अवस्था में है। अब एक इसको सीधा सा समझने के लिए अगर ये मैं मान लूं कि ये पानी से भरा हुआ भाग ये सीमा है, ये पानी से भरा हुआ भाग सीमा है, और इसके ऊपर मैं थर्माकोल डाल दूं तो थर्माकोल तो ऊपर तैरता रहेगा, थर्माकोल ऊपर तैरता रहेगा। तो इसी प्रकार ये थर्माकोल हमारी क्या है, सियाल, और ये पानी से भरा हुआ भाग क्या है, हमारी सीमा। तो इनके अनुसार इनका ये मत है कि जो सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है, मूवमेंट कर रही है। तो ये जो चित्र है, ये जो थ्योरी है, आपको समझ आई आ गई होगी आई थिंक। बस इसकी मेन बातें अभी और मैं लिखवा देता हूं आपको, तो और अधिक जल्दी समझ आ जाए इसको। थ्योरी यही है, चित्र आपको यही बनाना है, नाव वाला उदाहरण भी आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं। अब 2-4 बातें और रह गई, वो भी देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं उससे संबंधित कुछ तथ्य जो लिखने लायक हैं
इसके बाद का जो पूरा मतलब जो इससे संबंधित एक बन सकता है कि जैसे नहीं प्रैक्टिकल करने के बाद थ्योरी लिखो, इसकी विधि लिखो, तो विधि आप लिख के बताएंगे मुझे कि किस प्रकार आपने लिखी, किस प्रकार आपने अध्ययन किया या किस प्रकार आप समझे हैं, वरना फिर बाद में मैं पीडीएफ तो अवेलेबल करवा दूंगा। देखो, उन्होंने सर्वप्रथम इस मत का सुझाव दिया कि पृथ्वी की क्रस्ट अधिक घनत्व वाले अधः सागर यानी सब स्टेटम में तैर रही है, अर्थात सियाल सीमा पर तैर रही है। ये मैंने वापिस आपको बताया पहले भी। देखो, ये सियाल, ये सीमा, ये जो सियाल सीमा है और ये जो सियाल है, ये दोनों इस भाग पर एक दूसरे से मिलती है। तो जहां पर ये मिलती है उसको बोलते हैं अधः स्तर यानी सब स्ट्रेटम, यानी कि इस भाग में क्या पाया जाता है? लावा। किसके अनुसार? जॉर्ज एरी के अनुसार। और इस लावे पे ही कौन तैर रही है? ये मान लीजिए कि यहां तक मैं ऐसा बना देता हूं और यहां पर हो जाती है आपकी ये सीमा, और इसके ऊपर कौन तैर रही है? तो ये कौन तैर रही है? तो सियाल, यानी कि जो सियाल परत है वो सीमा परत पर तैर रही है। जिस तरह हमने भी अध्ययन किया कि जो लोहे के टुकड़े या काष्ठ के धातु के जो टुकड़े हैं वो पानी में डालने के बाद उसका नौवां भाग तो नीचे चला जाता है और कुछ भाग ही ऊपर रहता है। तो इसी प्रकार जो हमारा महाद्वीप है या जो महासागर बने हुए, महाद्वीप या महासागर बने हुए, किस पर बने हुए? तो क्रस्ट पर बने हुए। किस पर बने हुए? क्रस्ट। क्रस्ट हो गए और क्या बोलते हैं? सियाल। यानी कि वो जो पूरा महाद्वीप महासागर यानी जो सियाल परत है वह उस लावा के अंतर्गत तैर रही है ऊपर। जिस तरह वो टुकड़े डाले तो कुछ भाग ऊपर कुछ भाग नीचे, तो इसी प्रकार जो पूरी भूपर पट्टी है वो यानी कि सियाल परत सीमा परत पर तैर रही है। जहां पर उसका भार ज्यादा होगा वो नीचे चली गई और उसका भाग ऊपर उठ गया, जहां पर उसका भार कम होगा वहां नीचे अधिक धंस गई और ऊपर कम दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा कौन कहना चाहते हैं? तो एरी महोदय कहते हैं। इनके अनुसार यदि बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरता है तो उसके एक भाग को जल के ऊपर रहने के लिए, मतलब ये जो पानी है कंटेनर भरा हुआ है, इसमें अगर मैं एक बर्फ का टुकड़ा डालूं, अगर मैं ये बर्फ का टुकड़ा डालूं तो इसका 1% भाग यानी कुछ हिस्सा, एक भाग यानी कोई भी एक भाग ऊपर रहने के लिए यानी तैरने के लिए या उस जल से ऊपर रहने के लिए क्या जरूरी है? उसके 90 भाग को जल में रहना आवश्यक है। यदि वो 9% भाग या 9% नहीं 9 गुना भाग 9 गुना भाग यदि जल में नहीं होगा और वो 1% जो भाग है, जो बाहर दिख रहा भाग है, यानी जो ऊपर दिखने वाला भाग है वो बाहर नहीं दिख सकता है। तो आप एक ये भी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो आप कि एक बर्फ का टुकड़ा लेना, उसको पानी में, बर्फ का टुकड़ा लेना क्या, देखो लॉजिक सीधी सी बात है। आप गर्मियों के मौसम में नींबू पानी पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते होंगे, उसमें बर्फ के जो क्यूब आते हैं, क्यूब यानी वर्ग, इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं ना, ठीक है ना, तो वो निकाल के सीधे उसमें डाला ना, वो बहुत अच्छे से चुस्की लेके आप पीते होंगे, मजे करते होंगे। तो उसमें आप जब बर्फ डालते हो तो क्या पूरा अंदर नीचे तली में चला जाता है बर्फ ग्लास में, या बर्फ पूरा तली में यानी कि नीचे चला जाता है? ये देखो, अरे हर चीज एक्सपेरिमेंट करके बताऊं क्या? ये हमारा ग्लास कांच का ग्लास है, पारदर्शी सा समझो, ठीक है ना। तो यहां तक मैंने भाई साहब भर दिया क्या? नींबू पानी। फिर इसमें मैंने डाल दिए एक क्यूब। क्या डाल दिए? क्यूब। तो क्या वो क्यूब नीचे तली में चले जाते हैं? नहीं, क्यूब तली में नहीं जाते हैं, वो ऊपर ऊपर तैरते हैं। कुछ भाग ऐसा होता है जो कि उस तरल यानी कि उस नींबू पानी में नहीं डूबता है और बाहर रहता है। तो वो बाहर रहने के लिए भाग को, इसके जो 9वां भाग है ना, वो पानी यानी कि नींबू पानी में होना जरूरी है। ये भी आप एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हो। ठंड का मौसम में पी मत लेना, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट करके रख देना। चलो ठीक है। इसके यानी उनके अनुसार यदि एक बर्फ का टुकड़ा जब जल में तैरना चाहता है तो उसके एक भाग को ऊपर रहने के लिए उसका 90 भाग का नीचे होना जरूरी है। बहुत सारा उदाहरण बता दिया, अब तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सरल शब्दों में यदि कह सकते हैं कि हिमालय जितना ऊपर है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत जो जितना ऊपर है, यानी ऊपर कितना ऊपर है? 8,848 मीटर। किलोमीटर मत लगा देना पीछे भाई साहब, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, है उसका 9 गुना नीचे की ओर है। जितना भाग हिमालय का हमें ऊपर दिखाई देता है उसका 9 गुना भाग धरती के भीतर में, यानी कि जड़ें हैं उसकी। कोई पेड़ कब तक खड़ा रह सकता है? जब तक कि उसकी जड़ें होगी। वह पेड़ कभी खड़ा नहीं रह सकता जिसकी जड़ें ना हो।
वो पेड़ कभी खड़ा नहीं हो सकता जिसकी जड़ें ना हो। आपके पैर नहीं हो तो आप खड़े रह सकते हो? भाई साहब नीचे गिर जाओगे, ठीक है ना, समझ सकते हो। तो उसका 9वां भाग कहां पर है? नीचे। यानी कि इसको सरल शब्दों में मैं कैलकुलेशन करूं, जैसे पहले भी बताया, 8,848 इंटू 9 इजिकल टू 79,632 मीटर, यानी 80 किलोमीटर लगभग भाग जो कहां पर है तक का भाग जो कि हल्के पदार्थ का होगा, सब स्ट्रेटम में होगा। अब सब स्ट्रेटम क्या है मैं आपको बता चुका हूं, ये सीमा यानी कि सियाल सीमा जहां पर मिलते हैं, यानी कि जो भाग सियाल जिस परत पर तैर रही है उसको सब स्ट्रेटम बोला जाता है। यानी कि जो महाद्वीपीय हमारा भाग है, महाद्वीप है, महासागर है, ये पूरा भाग मान लो, चलो एक और बार लास्ट बार उदाहरण देके समझा देता हूं। ये आपका महासागर महाद्वीप है, ठीक है, यानी कि ये सियाल परत है। ये कौन सी परत? सियाल परत। ये कौन सी परत? सीमा परत। अब मान लो ये लिक्विड फॉर्म में, ऐसा कौन कह रहा? जॉर्ज एरी। उन्होंने सब कुछ डुबा डुबा के तो बताया है, तो हमारा महाद्वीप और महासागर को भी डुबा के बताएंगे वो कैसे। देखो अब ये क्या है? हमारी सियाल परत। इस सियाल परत में क्या क्या पाया जाता है? महाद्वीप और महासागर। 5 महासागर है, 7 महाद्वीप है, ठीक है। उसको उन्होंने रख दिया इस जलीय भाग पर। अब जो भाग छोटा होगा वो तो चला जाएगा अंदर, और जो भाग बड़ा होगा यानी कि हिमालय पर्वत, वो ऊपर भी इतना होगा और अंदर भी इतना ही डूबा होगा, यानी कि इसके अंतर्गत ही वो ऊंचा भी इसी से रहेगा और नीचा भी इसी की वजह से रहेगा। यानी कि घनत्व तो इस पूरी परत का 1 माना गया। कितना है? डेंसिटी लगभग 2.7, यानी कि मान सकते 3%। 3 जो है उसकी क्या है? घनत्व है सियाल का। सियाल सीमा नीफे मैंने पढ़ाई, आपको अच्छे से देख लेना, उसमें 3% इसका घनत्व है। तो ये कहीं पर ऊंचा हो गया है, कहीं पर नीचा हो गया है। इसी वजह से कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पर्वत और कहीं पर खाई पाई जाती है। तो यही जो भाग है ये पूरा इस परत पर यानी कि सीमा परत पर तैर रहा है। ऐसा कौन कहते हैं? जॉर्ज एरी महोदय। इसका विवरण आप मुझे लिख के बताएंगे, मुझे व्हाट्सअप करेंगे, अच्छी बात है, कर दे तो नंबर आपके पास होंगे मेरे। और जो मेरे स्टूडेंट मेरे क्लास के हैं उनको तो करना जरूरी। देखो एक ये उदाहरण बता दिया, एक ये बता दिया, एक वो लकड़ी वाला बता दिया, और जो फर्स्ट में बताया था चार्ट मैंने, वो प्रोफेसर एरी महोदय साहब का, मेरा नहीं है, ठीक है ना। किसका है? प्रोफेसर एरी महोदय का। ये तो मैंने मेरी मर्जी से और समझाने के लिए आपको बता दिया। ऐसा नहीं होगा आप 4-5 उदाहरण लिख के आ जाओ एग्जाम में, वो सर ने ये भी बताया था, सर ने वो बताया था, आपने बताया के चक्कर में 4-5 पेज भर दिए, पता पड़े वो दूसरे क्वेश्चन तरेगा, फिर क्या करोगे? फिर मेरे पीछे मत पड़ना। एक तो वो वाला लिख देना, या फिर उसके बाद ये एक और कोई सा और जो बन सके आप वो लिख सकते हैं, 2 उदाहरण लिख सकते हैं, तीसरा मत लिखना। जॉर्ज एरी की संकल्पना आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना वीडियो को, और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट में हम देखेंगे प्राट महोदय की संकल्पना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।